आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं लोदी वंश से संबंधित वीडियो लाई हूँ, तो शुरू करते हैं वीडियो। लोदी वंश का वर्णन। लोदी वंश एक अफगानी शाही परिवार थे जिसने 1451 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत पे शासन किए। यह दिल्ली सल्तनत के पांचवें और अंतिम वंश थे और इनकी स्थापना बहलोल लोदी द्वारा किया गया था। सैयद के शासनकाल के बाद अफगान के लोदी वंश ने दिल्ली सल्तनत पे शासन किए। यह पहला दिल्ली पर शासन करने वाले अफगान परिवार थे। अफगान कबीले के ये लोग थे और जो सुलेमान पर्वत के पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले थे। गिलजाई कबीले से इनका संबंध था और गिलजाई कबीले का रक्त तुर्क का सम्मिश्रण था। अफगानी पूर्व में मुल्तान और पेशावर के बीच और पश्चिम में गजनी तक सुलेमान पर्वत क्षेत्र में जो पहाड़ी पर निवास करते थे। लगभग 14वीं शताब्दी अफगानी लोग अज्ञात और निर्धनता के में जिंदगी जिए थे। ये लोग पशुपालन से अपनी जीविका चला रहे थे और यदा कदा अपने संपन्न पड़ोसी क्षेत्र पर चढ़ाई करके लूटपाट करते रहते थे। इनके लड़ाकू स्वभाव ने महमूद गजनबी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। अल उतबी के अनुसार गजनबी ने उन्हें अपने अनुगामी बना लिया। भारत के इलवरी शासकों ने अफगान सैनिकों का उपयोग अपने चौकियों की रक्षा और पहाड़ियों क्षेत्रों पर कब्जा जमाने के लिए इस्तेमाल करते थे। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान एक अफगान को सूबेदार बनाया गया और दौलताबाद में कुछ दिनों के लिए वह सुल्तान भी बने। फिरोज तुगलक के शासनकाल में 1379 ईस्वी में मलिक बीर नामक एक अफगान बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। दौलत खान शायद पहला अफगान था जिसने दिल्ली का सर्वोच्च सत्ता 1412 से 1414 तक प्राप्त की थी, किंतु सुल्तान की पदवी नहीं धारण किए थे। बहलोल खान लोदी दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश के संस्थापक थे और अलाउद्दीन आलम शाह के द्वारा स्वेच्छा से गद्दी त्यागने के बाद 19 अप्रैल 1451 को सिंहासन पर आसीन हुए थे। भारत के पंजाब प्रांत के सरहिंद के गवर्नर मलिक सुल्तान शाह लोदी के यह भतीजे और दामाद थे। सैयद वंश के शासक मोहम्मद शाह के शासनकाल में इन्होंने सरहिंद के गवर्नर के रूप में अपने चाचा का स्थान लिए थे। मोहम्मद शाह ने इन्हें तरुण बिन सुल्तान की उपाधि दी है। इन्होंने प्रांत के अशांत सरदारों को अपने अधीन किया और सरकार में नई ऊर्जा का संचार किए। इनके शासनकाल ही में सबसे महत्वपूर्ण घटना जौनपुर सल्तनत की विजयी थी। बहलोल ने अपने अधिकांश समय जौनपुर के सल्तनत सरकी वंश के शासक के साथ युद्ध करने में व्यतीत किया, क्योंकि जौनपुर के सुल्तान मोहम्मद शाह का विवाह सैयद वंश के अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह की पुत्री बीबी राजी से हुआ था। बहलोल लोदी और मोहम्मद शाह के सेना के मध्य पानीपत के निकट नरेला नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें बहलोल लोदी को अंततः विजय मिली और सरकी साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिए। 1486 में बरबक शाह जौनपुर के सिंहासन पर बैठे। सरकी वंश बिहार पर अपना नियंत्रण बनाए रखे, जहां से इन्होंने जौनपुर पर पुनः कब्जा कर लिए, लेकिन उन्हें फिर से बिहार से खदेड़ दिया गया। बहलोल लोदी का अंतिम अभियान ग्वालियर अभियान था, जिसके बाद दिल्ली लौटने के समय उन्हें लू लग गया और वह बीमार हो गए और 12 जून 1489 में मिलावली में बहलोल लोदी की मृत्यु हो गई। बहलोल लोदी एक साधारण व्यक्ति थे। तारीख दाऊदी पुस्तक के अनुसार इनके लेखक अब्दुल्ला के अनुसार जब वह सरदार के साथ मिलते थे तब कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठते थे। यह दिल्ली सल्तनत के सभी शासक में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले शासक थे, जिन्होंने 38 वर्ष तक शासन किए थे। इन्होंने अपने नाम के सिक्के बहलोल सिक्के चलाए थे। सिकंदर खान लोदी, यह लोदी वंश के दूसरे शासक और सबसे शक्तिशाली शासक थे। इनका शासक बनने से पूर्व नाम निजाम खान था। निजाम खान बहलोल लोदी के दूसरे पुत्र थे।
बहलोल लोदी का 17 जुलाई 1489 के मृत्यु के बाद निजाम खान सिकंदर शाह की उपाधि के साथ शासक बने। इनके पिता ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया था। इन्होंने 1504 में आगरा को एक मुस्लिम शहर का स्थापना किए और यहाँ मस्जिद बनाए। 1506 में आगरा को दिल्ली के स्थान इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। सिकंदर लोदी ने व्यापार और वाणिज्य को संरक्षण दिए। वे एक प्रतिनिष्ठित कवि थे और गुलरुखी उपनाम से फारसी कविता लिखते थे। विद्या के भी यह संरक्षक थे। इन्होंने चिकित्सा संबंधी संस्कृत ग्रंथों का फारसी अनुवाद कराया। इस पुस्तक का नाम फरहंगे सिकंदरी था। इन्होंने अपने पश्तून सरदारों की व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाए। इन्होंने अपनी खाते राज लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तुत करने के लिए मजबूर किए। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि सड़कियों से बिहार की विजय और विलय था। सिकंदर लोदी एक कट्टर मुसलमान थे जिसने पूरे उत्तर भारत में कई मंदिर को नष्ट किए थे। प्रसिद्ध मुस्लिम शहीद मसूद सलार के भाले की वार्षिक शोभा यात्रा को भी इन्होंने रोक लगा दी थी। साथ ही मुस्लिम महिला को मुस्लिम संतों के मकबरे पर पूजा करने पर भी रोक लगा दिया था। सिकंदर ने एक ब्राह्मण को फांसी की अनुमति दी जिसने इस्लाम के बराबर अपने धर्म को बताया था। सिकंदर लोदी ने भूमि मापन के लिए गज सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किया। गज सिकंदरी भूमि मापन की इकाई प्राय 30 इंच की होती थी। इन्होंने कुशल सैन्य व्यवस्था की भी स्थापना की और गुप्तचर प्रणाली का भी गठन किए। इनके शासनकाल में गान विद्या की एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाह की रचना नाजिब अहमद द्वारा की गई थी। इब्राहिम खान लोदी सिकंदर लोदी के सबसे बड़े पुत्र थे। यह सिकंदर लोदी के मृत्यु के पश्चात 22 नवंबर 1517 को दिल्ली सल्तनत के शासक बने। यह दिल्ली सल्तनत के और लोदी वंश के अंतिम सुल्तान थे। उनमें एक उत्कृष्ट योद्धा के गुण थे, लेकिन वे अपने निर्णय और कार्यों में उतावले और अव्यावहारिक थे। राजशाही निरंकुशता का प्रयास समय से पहले था और प्रशासन को मजबूत करने और सैन्य संसाधनों को बढ़ाने के उपाय के बिना इनकी दमनकारी नीति विफल इनके शासन को बनाई। इब्राहिम लोदी ने राज्य की विभाजन करके अपने भाई जलाल खां को जौनपुर का शासक नियुक्त किया, परंतु बाद में जौनपुर पे भी अपने राज्य में जौनपुर को मिला लिया। सिंहासन पर बैठने के उपरांत इब्राहिम ने आजम हुमायूं शेरवानी को ग्वालियर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। यहाँ के तत्कालीन शासक विक्रमजीत सिंह ने इब्राहिम की अधीनता स्वीकार कर ली। मेवाड़ के शासक राणा सांगा के विरुद्ध इब्राहिम लोदी का अभियान असफल रहा। खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी राणा सांगा से हार गए, किंतु राणा सांगा का इस युद्ध में अपना दायां हाथ खोना पड़ा। राणा सांगा ने चंदेरी पर अधिकार कर लिया। राणा सांगा ने साम्राज्य पश्चिम उत्तर भारत तक प्रसार किया और आगरा पे हमला की भी धमकी दिए थे। पूर्व में भी विद्रोह शुरू हो गया था। इब्राहिम खान ने पुराने एवं वरिष्ठ सेना कमांडर को अपने वफादार नए कमांडर के साथ बदलकर दरबार के नवाबों को नाखुश कर दिए थे। उसे अपने लोग ही डराने धमकाने लगे और अंततः अफगानी दरबारियों ने बाबर को काबुल से भारत पे आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किए। इब्राहिम से असंतुष्ट सरदार में पंजाब के शासक दौलत खान लोदी, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने काबुल के तैमूर वंशीय शासक बाबर को भारत पे आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किए। बाबर ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और भारत आए। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य भयानक
संघर्ष हुआ जिसमें लोदी बुरी तरह से हार गए और इसी युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई। इब्राहिम लोदी दिल्ली के प्रथम सुल्तान थे जिसकी युद्ध भूमि में मृत्यु हुई। इब्राहिम लोदी सबसे बड़ी दुर्बलता उनकी हठी स्वभाव था। इनके समय की प्रमुख विशेषता अपने सरदार से संघर्ष था। इब्राहिम की मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया और बाबर ने भारत में एक नवीन वंश मुगल वंश की स्थापना की। फरिश्ता के अनुसार यह मृत्यु पर्यंत लड़े और एक सैनिक भांति मारे गए। निजामुद्दौला के विचार है कि सुल्तान इब्राहिम लोदी अतिरिक्त भारत का कोई भी अन्य सुल्तान युद्ध स्थल पे नहीं मारा गया था। आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। थैंक यू।